सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज इस क्लास में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज तैयार करना बता रहा हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीआरओ अपनी डायरी को किस तरीका से तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत बार हमें पूछना पड़ता है, समझना पड़ता है कि यार इसमें क्या भरें, इसमें किस तरीका से लिखना होगा, इसमें किस तरीका से यहां पर एंट्री करनी होगी। मैं दोस्तों आपको एक एक बिंदु को बिल्कुल आसानी से समझा के बताऊंगा और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपने यदि ये क्लास देखी तो आप एक भी गलती नहीं करोगे और मजे के साथ में, मस्ती के साथ में आप चुनावी कार्य को पूर्ण करके आओगे। ये हमारा वादा और गारंटी है। तो इस वीडियो को देख लो यार और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी। मैं लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूं 2023 की, ये पुरानी नहीं है। जो लेटेस्ट प्रपत्र है वो ही मैं आपको बता रहा हूं। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं और विशेष रूप से राजस्थान के अंदर जो हमारे चुनाव होने वाले हैं 25 तारीख को, उनके लिए ये मैं बना रहा हूं। वैसे आपको पता है कि प्रपत्र सेम होते हैं, ये सभी पर लागू होते हैं, सभी इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम भरना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु है दोस्तों, देखिए निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी निर्वाचन क्षेत्र आपको मिला है उसका यहां पर नाम लिख देना है। समझे कि नहीं। अब निर्वाचन क्षेत्र का नाम कहां से पता चलेगा, मैं आपको बता दूं। जितनी भी आपके पास मशीन मिलती है, जैसे वीवीपैट है, वीयू है, सीयू है, उन सब पर एक टैग लगा होगा। टैग पर ये चीज लिखी हुई होती है। इसके अलावा आपको जो कुछ प्रपत्र मिलेंगे उसमें भी ये चीज आपको लिखी हुई मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो वो मिलेगी, क्या बोलते हैं आपको, वोटर लिस्ट, उसमें भी ये चीज लिखी हुई होती है। तो आप वहां से देख लें कौन सा आपको विधानसभा क्षेत्र मिला है, उसका नाम आपको यहां स्पष्ट अक्षरों में लिख देना है, साफ सुथरा। ठीक, इसके बाद में नंबर दो पर मतदान का दिनांक, जैसे कि 25 तारीख है, अभी 25 नवंबर 2023, यहां पर आपको तारीख लिख देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके बाद में नंबर 3 बिंदु पर मतदेय स्थल की संख्या, यानी कि जो बूथ आपके लिए मिला है वो बूथ कौन सा है उसकी संख्या। जैसे मान लो कि 190 संख्या है आपके बूथ की, और बूथ का नाम यहां पर लिख देना, जैसे कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनीराम कपुरा। ऐसे जो भी आपको मिले, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जो भी आपका बूथ का नाम रहेगा, जो भी संख्या रहेगी, वो आपको यहां पर फिल कर देनी है फ्रेंड्स। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आगे देखो, मतदेय स्थल स्थित है, यानी कि जो आपका बूथ है जहां पर आपके वोट हो रहे हैं वो किस टाइप का है। इसमें 3 कैटेगरी हैं। एक तो है सरकारी या अर्ध सरकारी भवन है। अब जैसे मान लो कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल, तो आपको सिंपल है कि सरकारी स्कूल आप पे टिक कर देंगे यहां पर सरकारी पर। और कोई आधा सरकारी है, अर्ध सरकारी है, तो अर्ध सरकारी भवन पर यहां कर देंगे। या कोई प्राइवेट भवन है तो प्राइवेट पे कर देंगे। अस्थायी संरचना है, कोई अस्थायी है, यानी कि प्राइवेट भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है, कोई ऐसे टेम्परेरी है, तो वो आप यहां लिख देंगे। वैसे ये केस नहीं मिलेंगे, मोस्टली आपको 99% आपको स्कूलों के अंदर ही व्यवस्था की जाती है। इसके बाद में मित्रों आगे देखिए, यहां पर हम बताते हैं आपको 4 नंबर बिंदु। मैं एक एक बिंदु को बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल आराम से देखते चलें आप। 4 नंबर बिंदु में क्या है, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई है तो। अब देखिए यहां पर क्या है, कई बार क्या होता है मित्रों, जो हमारे मतदान अधिकारी हैं, आपको पता है आपकी टीम में आपको 4 लोग मिलते हैं, यानी कि पीआरओ साहब एक, इसके बाद में पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड, ये आपकी पूरी टीम मानी जाती है मतदान अधिकारियों की। ठीक है, अब इसमें कई बार क्या होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी के साथ में, तो वो मान लो कोई अधिकारी नहीं आया, ठीक है ना। वैसे तो रिजर्व की व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्था हो जाती है, तुरंत नया अधिकारी भी लग जाता है। लेकिन कई बार स्थानीय रूप से भी हम अपनी सहायता के लिए किसी को नियुक्त भी कर सकते हैं। तो उसके लिए करें कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या कितनी है। वैसे तो इसमें बहुत कम केस मिलते हैं कि यहां पर किसी को नियुक्त किया गया हो, फिर भी यदि कोई ऐसा केस आता है तो यहां पर लिख देंगे। यदि आपके बूथ पर नहीं है तो आप यहां पर नील कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में 5 नंबर पर देखिए, 5 नंबर पर क्या है, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण भी आपको बताने हैं। अब समझ गए, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त करके लगाए गए अधिकारी हैं, उनमें से मान लो कोई एब्सेंट रह जाता है, तो यहां कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आपको बताना है ऐसी स्थिति क्यों बनी, उसका कारण आपको बताना है, क्या कारण रहा ऐसा। और नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, नील रहेगी ये रिपोर्ट। यहां तक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य सी जानकारी है जो आपको यहां फिल करनी होगी। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है आपको यहां नंबर 6 से भरनी होगी मित्रों। चलिए मैं आपको यहां से बता रहा हूं, नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे रिलेटेड आपको यहां जानकारी भरनी है। नंबर 1
देखिए, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिटों की संख्या, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट आपको मिली है, वैसे हो सकता है कि एक से ज्यादा भी मिल सकती हो संख्या, मान लो बहुत ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा शायद ही कोई केस होगा, आपको एक ही मिलने वाली है। तो यहां पर मित्रों आपको कंट्रोल यूनिट की संख्या लिखनी है, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, यानी कितनी कंट्रोल यूनिट की आप मतलब कंट्रोल यूनिट कितनी मिली है। जैसे मान लो आपके केस में एक मिली है तो एक संख्या आप लिख देंगे, दो है तो दो संख्या आप लिख देंगे। इसके बाद में नंबर 2, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। अब जो कंट्रोल यूनिट आपको मिली है या एक से ज्यादा मिली है, उनकी संख्या आपको यहां फिल करनी है, उनका क्रम आपको लिखना है। मित्रों यहां पर आपको पता है कि उनका क्रम या सीरियल आपको उसके ऊपर लिखा रहेगा, उस पर एक लेवल चिपका रहता है, उस पर ये सारी चीज लिखी हुई मिलेगी, या फिर आप उस पर टैग लगा हुआ होता है, उस टैग पर भी आप नंबर देख सकते हैं, आपको सीरियल नंबर लिखना होता है। ठीक है, वो आप यहां पर लिख देंगे, बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे। इसके बाद में नंबर 3, उपयोग में लाई गई वैलिड यूनिटों की संख्या। अब यहां पर वैलिड यूनिट यानी कि बीयू आपको कितने मिले हैं वो यहां पर संख्या बतानी है। जैसे एक है तो एक संख्या बता देंगे, दो मिली है तो दो संख्या बता देंगे आप। इसके बाद में नंबर 4, उपयोग में लाई गई वैलिड यूनिट की क्रम संख्या। अब यहां पर वैलिड यूनिट का क्रम आपको लिख देना है, वही आपको क्रम लिखना है जो कि उसके लेवल पर लिखा हुआ है, या फिर उसमें जो टैग लगा हुआ है उस टैग पर जो संख्या लिखी हुई है वो उसका क्रम आपको लिख देना है साफ सुथरा। वैसे तो सामग्री जो मिलती है उसकी एक चेकलिस्ट भी मिलती है, उसमें भी वो चीज आपको मेंशन की हुई मिलेगी। ठीक है मित्रों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बहुत ही सरल तरीका से एक एक बिंदु को मैं बता रहा हूं, इसलिए आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में मित्रों 7 नंबर बिंदु पर चलते हैं। नंबर 1, 7 में एक नंबर है, यहां देखें, उपयोग में लाई गई पेपर शीलों की संख्या। अब यहां पर पेपर शील आपको कितनी उपयोग में आपने ली है, कितनी पेपर शील आपने यूज की है, उपयोग में लाई गई पेपर शीलों की संख्या। जैसे मान लो कि आपने एक पेपर शील आपने काम में ली, वैसे तो मुख्य रूप से आप जो सीयू है आपकी, उस सीयू में ही आप एक पेपर शील लगाओगे बस। ठीक है, तो पेपर सील जो आप सीयू में लगाओगे वो आपने उपयोग में लिए, एक तो वो हो जाएगी। इसके अलावा और कोई पेपर शील यहां पर काम में नहीं आने वाली, क्योंकि वीवीपैट में कोई पेपर शील नहीं लगने वाली है आपकी। कंट्रोल यूनिट में आप केवल ये लगाओगे एक पेपर शील, ग्रीन पेपर शील होती है। स्ट्रिप सील पहले लगा करती थी, आजकल वो नहीं लगती है। जो ABCD वाली होती थी ना, वो इस तरीका की अब सील नहीं है। आपको पता है लेटेस्ट जो अब सील आई है उसमें वो सील नहीं लगने वाली है, दूसरी तरीका की सील है। मैं आपको आगे बता दूंगा किस तरीका से उसको हम सील करते हैं, कौन सी सील होती है, किस तरीका से उसको लगाना होता है। इसके बाद में हम बात करें बीयू में, तो बीयू में आपको कोई किसी प्रकार की सील नहीं लगानी है, केवल सीयू के अंदर हमें लगानी होती है। और सीयू में भी कहां लगानी होती है, कैसे लगानी होती है, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो यहां पर जैसे आपने लिख दी एक संख्या, इसके बाद में यहां 2 नंबर पे लिख रहे हैं कि उपयोग में लाई गई पेपर शीलों की क्रम संख्या, यानी जो पेपर सील आपने काम में ली है उसका सीरियल आपको यहां लिखना है। जब आप देखेंगे तो पेपर सीलों में एक नंबर मिलेगा, एक सीरियल लिखा रहेगा, उस सीरियल को जो आपने काम में ली है उसका सीरियल आपको यहां पर लिख देना है। ठीक, आगे चलो। आगे यहां पर 7A बिंदु है हमारा, 7A। 7A में क्या है सुनिए, आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की संख्या, यानी कि आपको कितने टैग मिले हैं, ठीक है, उनकी संख्या लिखनी है। जैसे मान लो कि आपको 10 टैग मिले हैं तो 10 टैग आपने लिख दिए। इसके बाद में आगे है आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या। अब यहां पर क्रम संख्या लिख देंगे, जैसे कि जो भी क्रम रहेगा कि 50 से लेकर के यहां तक आपको क्रम मिला है, या 51 से लेकर यहां तक का आपका क्रम मिला है, टैगों में क्रम लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना। और एक जो चेकलिस्ट मिलेगी उसमें भी लिखा रहता है कि इतने से इतने तक आपको टैग मिले हैं, इतने से इतने तक आपको ये ग्रीन पेपर सील मिली है, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी उसमें। इसके बाद में 3 नंबर पे लिख रहे हैं उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की संख्या। आपने जो टैग उपयोग में ले लिए हैं उनकी कितनी संख्या है। जैसे मान लो एक टैग आपने लिया या 2 टैग लिए आपने, 3 टैगों को आपने काम में लिया, 4 टैग को काम में ले लिया, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, जितनी भी टैग आपने काम में ले लिए यहां संख्या बता देनी है। इसके बाद में नीचे कह रहे हैं उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। जो टैग आपने काम में नहीं लिए वो कितने बच गए। जैसे कि मान लो कि आपके केस में 2 बच गए तो 2 आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे एक बिंदु रह गया इसमें बीच में, देखो ये उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, यहां पर आपको क्रम संख्या भी लिखनी। मित्रों ये चीज आप यहां तक फिल कर लोगे, इनको बड़ी सावधानी से आपको फिल करना है, जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है आपका, इसमें आपको गलती नहीं करनी है यार। ठीक है, इसको तो देखेंगे वो, इसको लिफाफे में बंद नहीं लेंगे, इसको खोल के चेक करेंगे, देखेंगे वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट खास दस्तावेज है आपका। इसके बाद में आगे देखेंगे 7B, इसके अंदर क्या है, आपूर्ति की गई स्ट्रिप शीलों की संख्या। यहां पर जो स्ट्रिप सील है, अब वैसे स्ट्रिप सील आपको यहां पर मिलेगी ग्रीन पेपर शील, तो यहां पर मान लो आप ग्रीन पेपर शील इसको आप मान सकते हैं।
स्ट्रिप सील आपको आजकल तो वैसे नहीं मिल रही है, स्ट्रिप सील पहले मिला करती थी, अब तो आपको ग्रीन पेपर शील ही काम में लेनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितनी आपको मिली है उसकी संख्या, जैसे मान लो 2 मिली है या 3 मिली है। इसके बाद में आपूर्ति की गई स्ट्रिप पेपर शीलों की क्रम संख्या, जो आपको मिली है उसका क्रम क्या है, उसकी क्रम यहाँ लिख देना है। इसके बाद में उपयोग में लाई गई स्ट्रिप पेपर शील की संख्या, यानी जो आपने काम में ली है उसको कितनी ली है, 1 ली है या 2 ली है, तो वो आपको यहाँ बता देना है। 4 नंबर पे उपयोग में लाई गई स्ट्रिप पेपर शील की क्रम संख्या, आपने जो काम में लिया उसकी संख्या कितनी है वो लिख देना है। और 5 नंबर में उपयोग में नए लाई गई वापस की गई स्ट्रिप पेपर शील की संख्या, यानी कितनी आपने वापस की है उसकी आपको संख्या बता देनी है। ठीक है ना, इस तरीका से 7B आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब 7C, जिन मतदेय स्थलों पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया हो उन पर लागू है, यानी जहां पर वीवीपैट का प्रयोग किया गया हो। आपको पता है वीवीपैट का प्रयोग सभी जगह होगा, निश्चित रूप से सब जगह कंपलसरी है। तो यहां पर उपयोग में लाए गए प्रिंटरों की संख्या, यानी कि जो आपका वीवीपैट है उसी को प्रिंटर कहते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर कितने वीवीपैट आपके लिए मिले हैं, जैसे कि मान लो मेरे केस में 1 है तो 1 लिख देंगे। आगे कह रहे हैं कि प्रिंटर या प्रिंटर्स की क्रम संख्या, अब जो वीवीपैट मिला है उसकी क्रम संख्या आपको लिख देनी है, क्योंकि उसमें भी क्रम होता है। क्रम कहाँ मिलेगा, हमने कहा कि भाई उस पर टैग लगा होगा, उस पर एक लेवल चिपका रहता है, वहां देख करके आप टैग में से या उस लेवल में से आप संख्या देख के लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे। अब चलते हैं बिंदु नंबर 8 पर। देखिए 8 बिंदु पर हमें क्या फिल करना है। देखिए मतदेय स्थल पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यानी कि कितने अभ्यर्थियों ने आपके बूथ पर एजेंट नियुक्त किए हैं। मान लो 5 लोगों ने किए हैं या मान लो कि 4 लोगों ने किए हैं। ठीक है, ऐसे आपको संख्या भरनी है सबसे पहले। इसके बाद में यहां पर देखेंगे 9 नंबर बिंदु पर भाग 1। 9 नंबर में देखो पहला बिंदु क्या कह रहा है, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, यानी कि मतदान जब प्रारंभ हुआ उस समय कितने एजेंट मौजूद थे। मान लो 1 है तो 1 ही लिखना है, और मान लो 1 भी नहीं है तो 1 भी नहीं लिखना है, 5 है तो 5 लिख देने हैं, 6 है तो 6 लिख देने हैं। जो भी स्थिति है आपकी वो संख्या आपको भरनी है। नंबर 2, मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, ऐसे कितने एजेंट हैं जो देर से आए। मान लो 3 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो। इसके बाद में आगे है मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब वोटिंग समाप्त हो गई थी उस समय कितने लोग बूथ पर उपस्थित थे, कौन, एजेंट की बात है। तो मान लो कि 2 थे या मान लो कि 5 थे, तो आपको संख्या लिखनी है सिर्फ। ठीक, आगे आगे 10 नंबर बिंदु पे चलिए फ्रेंड्स। देखिए नंबर 1, मतदेय स्थल पर विनिश्चित मतदाताओं की कुल संख्या। अब यहां पर आपको यह बताना है कि आपका जो बूथ है उस बूथ पर टोटल कितने विनिश्चित मतदाता हैं। ठीक है, कितने विनिश्चित मतदाता हैं। मान लो यहां पर आपके हैं 608, या फिर मान लो आपके हैं यहां पर मतलब 1000 या फिर 800 हो सकते हैं, 850, जो भी आपके लिए मतदाताओं की कुल संख्या मिली है, कुल वोटर्स की संख्या आपको यहां पर बतानी है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार, ठीक है, मतदान करने के लिए अनुमत निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी है। आपको जो मार्क कॉपी मिलेगी जो कि पीओ फर्स्ट के पास रहती है, उसमें ये साफ लिखा रहता है, पहला जो पेज रहेगा उस पर सब लिखा रहता है, कितने टोटल वोटर हैं, कितनी महिला हैं, कितनी पुरुष हैं, आपके कितने ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, कितने लोग मतलब विनिश्चित किए गए हैं, टोटल सब कुछ लिखा रहता है। ये अपडेट आपको वोटर लिस्ट मिलेगी, बिल्कुल लेटेस्ट वोटर लिस्ट मिलेगी, सारी चीज उसमें मिलेगी। डिलीट हो गए तो उनका भी उसमें मेंशन किया हुआ होता है, सारी चीज उसमें लिखी रहती है। तो यहां पर आपको उसमें से देख करके यहां लिख देना है कि कितने अनुमत निर्वाचक हैं टोटल। ठीक है, यहां लिखेंगे। इसके बाद में मतदाताओं के रजिस्टर यानी कि प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी जो आपने रजिस्टर है आपका 17 क जो कि पीओ सेकंड के पास रहता है, उसमें कितने मतलब लोगों की एंट्री हुई है, ठीक है, कितने उसमें वोटर्स की प्रविष्टि की गई है, यहां पर आपको संख्या फिल कर देनी है। ये रिकॉर्ड हैं, ये आंकड़े हैं, सावधानी से भरने हैं। इसके बाद में आगे चलेंगे, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। अब वोटिंग मशीन जो है सीयू, उसमें कितने हैं। अब वैसे आपको पता है रजिस्टर और उसमें मिलान होना चाहिए, ठीक है, मिलान होना चाहिए, लेकिन कभी कभी मिलान ना हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसमें कोई कारण हो सकता है, जैसे कि मान लो रजिस्टर में किसी ने एंट्री कर दी और वोट डालने से मना कर दिया, तो फिर मशीन में तो कम रहेगा 1 और रजिस्टर में 1 वोट ज्यादा मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको रजिस्टर में विशेष टिप्पणी लिख देनी है कि वोट देने से मना किया गया,
तो फिर उसको आपको आगे एक जगह मेंशन करना होता है, वहां उसको लेस कर दिया जाता है, तो वास्तविक जो वोटिंग हुई है उसकी संख्या आ जाती है, ओरिजिनल मशीन से आपका मैच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का भी निश्चय किया हो यदि है, देखो नीचे आ गया है, यदि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वोट देने से मना कर दिया है, जैसे मान लो 1 है, तो अपने आप संख्या आ जाएगी आपकी वास्तविक संख्या, ठीक है, मशीन में, और उसमें मैच हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीका से। ठीक है मित्रों, यहां तक। अब देखो इतना फिल करने के बाद में यहां प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर आपको करने होंगे। इसके बाद में मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, प्रभारी आपको पता है पीओ सेकंड रहेंगे, ठीक है, उस जो रजिस्टर है उसके मेन जो अधिकारी हैं वो पीओ सेकंड रहते हैं। इधर प्रथम अधिकारी जो हैं वो मार्क कॉपी के अधिकारी हैं, और वो पहचान करने के मेन मतलब अधिकारी मान लो एक तरीका से पहचान करते हैं वो वोटर की, तो यहां पर दोनों के हस्ताक्षर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं 11 नंबर बिंदु पर। अब देखिए मित्रों 11 नंबर बिंदु क्या कह रहा है, मतदान करने वाले निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी है, बड़ी सावधानी से भरना है। सबसे पहले आपको पुरुष बताने हैं, कितने पुरुषों ने वोटिंग की है, ठीक है, पुरुष कितने हैं, जैसे मान लो कि पुरुष 200 हैं, ठीक। इसके बाद में महिला कितनी है, मान लो कि महिला 300 हैं, ठीक है। इसके बाद में है थर्ड जेंडर कितने हैं, नील हैं, थर्ड जेंडर एक भी नहीं है। अब कुल कितने हो गए, तो कुल हो गए 500, ठीक है, 500 वोटर हैं, यानी 500 लोगों ने वोट डाला है। इसके बाद में है 12 नंबर पे, चुनौती युक्त चैलेंज्ड मत कितने हैं, तो चैलेंज्ड मत यदि कोई है तो आप लिखेंगे, और नहीं है तो नील कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें वैसे केस बहुत कम होते हैं इस तरीका के, मैं आपको अलग से बता दूंगा चैलेंज वोट होता क्या है, किस तरीका से उसकी प्रोसेस होती है, किस तरीका से हमें राशि लेनी होती है, कौन सी राशि मतलब जो राशि लेते हैं तो उसके लिए कौन सी रसीद भरनी होती है, वो सारी चीज मैं अलग से बता दूंगा। वैसे 1-8% ऐसे मतलब केस आते हैं, 1-8% ऐसी स्थिति बनती है। आगे चलो 13 नंबर, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी कि ईडीसी जारी हुई है प्रस्तुत करने पर मतदान किया, ईडीसी के माध्यम से कितने लोगों ने मत किया वो आपको देख लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बूथ पर हैं, ठीक है, ईडीसी वाले, उनको अपने बूथ पर वोटिंग नहीं करनी है, अन्य बूथ पर जाकर कर सकते हैं, अन्य बूथ के अपने यहां पर आकर के वोटिंग कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि ईडीसी के माध्यम से कितने लोगों ने वोटिंग की है, यदि नील है तो नील कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 13A, प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया है, प्रवासी कितने मतदाता हैं जिन्होंने वोटिंग की है, यदि कोई है तो आप लिख देंगे, और नहीं है तो आप नील कर देंगे। इसके बाद में 14 नंबर पे है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मतदान किया, यानी ऐसे कितने लोगों ने वोट किया जो अपने साथी की सहायता से वोट डालने के लिए आए। जैसे कोई मान लो अंधा है बेचारा, तो वो किसी की सहायता से आया, तो उसके लिए एक अलग से प्रपत्र भरना होता है। मान लो कोई विकलांग है तो वो साथ में लेकर आया है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब अपने साथियों की सहायता से मतदान उन्होंने किया है, वो आपको संख्या बतानी है। आगे देखो प्रॉक्सी द्वारा किए गए मतों की संख्या, अब प्रॉक्सी कितने लोग हैं, प्रॉक्सी के माध्यम से कितने लोगों ने वोट करवाया है। अब प्रॉक्सी क्या होता है भाई, मैं अलग से बताऊंगा कि प्रॉक्सी वोट किस तरीका का होता है, किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे है निवेदित यानी कि टेंडर मतों की संख्या, टेंडर वोट आपके पास कितने हुए हैं, एक भी नहीं है तो आप नील कर देंगे भाई, ये है, ठीक है ना। आगे चलो निर्वाचकों की संख्या, अब यहां पर निर्वाचकों की संख्या बतानी है जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त करी है, यानी आयु के संबंध में कितने लोगों से आपने घोषणा प्राप्त करी है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति वोट डालने आया, अब वोटर लिस्ट में नाम है तो वोट तो डालेगा, उसका अधिकार है, लेकिन आपको लग रहा है यार ये तो छोटा व्यक्ति लग रहा है, ये तो 14 साल का ही लग रहा है मेरे को, ये तो 15 साल का ही लग रहा है, लेकिन नाम है तो वोट तो डालेगा ही। ऐसे लोगों से आप घोषणा ले सकते हैं आयु के संबंध में, तो कितने लोगों से आपने ली है यहां लिखेंगे। इसके बाद में है जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार कर दिया हो वो कितने लोग हैं, देखो इनकार भी कर सकते हैं, वो घोषणा नहीं दे तब भी वोट डलवाना है, लेकिन यदि नॉर्मली दे देते हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई इतने लोगों ने घोषणा दी है। आगे चलो, आगे यहां पर हम बता रहे हैं, देखिए 18 नंबर, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण देने हैं। यदि मान लो ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए कि मतदान बीच में रोकना पड़े तो आपको सकारण पूरी मतलब स्थिति बतानी है, क्या रहा, क्या कैसे क्या हुआ, वो सारा यहां लिख देना है शॉर्ट में। आगे चलिए, अब यहां पर 19 नंबर हम बिंदु बता रहे हैं जो कि सबसे खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको समझ लो। 19 नंबर को कह रहे हैं प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या आपको यहां पर लिखनी होगी, यानी 2-2 घंटे के अंतराल में आपको, वैसे तो आप हर घंटे में चेक कर सकते हैं, टोटल बटन दबा करके आप
ठीक है, चेक कर सकते हो। कंट्रोल यूनिट में जाइए, टोटल बटन दबाइए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इतने वोट डल चुके हैं। आप लिख लीजिए, एक डायरी रखिए अलग से, उसमें आप नोट करते रहिए कि 8 बजे इतने वोट हो गए, 9 बजे इतने हो गए, 10 बजे इतने हो गए, या फिर आप 2-2 घंटे के अंतराल में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां तो 2-2 घंटे के अंतराल में भरना पड़ेगा। सबसे पहले 7 बजे से पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक, यानी 7 से 9 बजे के बीच में कितने वोट डले, ये आपको यहां लिखने हैं। जैसे मान लो यहां पर 100 वोट डले, मान लो, ठीक है, कितने, 100 वोट, यहां पर मान लीजिए कि 100 वोट टोटल डले हैं। इसके बाद में है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। अब 9 से 11 बजे तक कितने वोट डले, ठीक है। अब जैसे मान लो अब ये 100 वोट डल चुके हैं, ये तो घटाने होंगे ना आपको, ये लेस हो जाएंगे। जैसे मान लो 9 से लेकर 11 बजे तक मान लो 200 वोट डले, 200, तो आप यहां 200 लिखेंगे, लेकिन पहले वालों को घटा के लिखना है ना, पहले वाले तो डल चुके वो तो। और अब वास्तविक स्थिति देखोगे 11 बजे तक, तो यहां पर टोटल वोट आपके 300 हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 से 9 बजे तक तो 100 वोट डल चुके, उसके बाद में 9 से 11 के बीच में 200 वोट डले, टोटल 300 हो गए। अब तक हो गए कि नहीं, अब तक 300 वोट हो चुकी। इसके बाद में है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कितने वोट डले, मान लो कि यहां पर 60 वोट डले। अब टोटल वोट आप देखोगे तो 360 हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद में 1 बजे से 3 बजे तक कितने डले, 1 बजे से 3 बजे तक मान लो हो सकता है कि आपके 150 वोट डले। अब सारे उनको सबको जोड़ के आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में 3 बजे से 6 बजे तक कितने डले, तो यहां पर आप जैसे मान लो किसी के 110 डले या 150 डले या 80 या 90 डले, तो जो भी है वो संख्या लिख देनी है। आपके टोटल जो वोट डले हैं उन टोटल वोट से ये मतलब मैच हो जाना चाहिए, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसे टोटल आपके 900 हैं तो 900 यहां पर जोड़ने पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे आपको उसी तरीका से ये ध्यान से अंक लिखने हैं। 2-2 घंटे के अंतराल में जो जो आपने लिख दिए हैं वो एकदम सही और करेक्ट होने चाहिए, इसलिए आपको चेक करते रहना है बीच बीच में टोटल, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मतदान प्रारंभ होने और समापन के लिए नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। आगे चलो, आगे कह रहे हैं 20 नंबर पे, मतदान समाप्त होने के समय पंक्ति में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या। अब देखिए, जैसे भाई समय 6 बजे का है, 6 बज गए, लेकिन आपकी लाइन में मान लो कि 20 लोग खड़े हुए हैं। अब आपको उनको पर्ची देनी है 20 लोगों को, लेकिन ध्यान रखना मित्रों, पर्ची आपको लास्ट वाले से शुरू करनी है। जो लास्ट में खड़ा हुआ है उसको 1 नंबर की पर्ची देनी है, फिर उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी उल्टे से लेके आना है, पीछे वाले को 1 नंबर से शुरू करना है। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि कोई अन्य नया व्यक्ति उस लाइन में जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अब उसको तो पर्ची मिलने से रही। पर्ची जिनको मिलनी थी वो तो मिल चुकी, जिनको पर्ची मिल चुकी है उन सबका वोट डलेगा, चाहे समय कितना भी लग जाए, ये हमारा नियम है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं, अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय कितना रहा। जब लास्ट वोटर ने वोट दे दिया उस समय कितना रहा। जैसे मान लो कि 6:30 बज रहे हों या मान लो कि 6:45 बज रहे हों, तो वो समय आपको यहां लिखना होगा, ठीक है। आगे चलो, 21 नंबर बिंदु, निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण आपको यहां पर बताना है यदि कोई मामला इस तरीका का आया तो। जैसे मतदेय स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर प्रचार करना, मान लो कोई कर रहा है तो उससे संबंधित बताना है। मतदाताओं का छद्म रूप करना, यानी कोई रूप बदल के आ जाता है। मतदेय स्थल पर नोटिस या किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपट पूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, इस तरीका की कोई घटना हुई है तो वो बताना है। मतदाताओं को रिश्वत देने से संबंधित हो, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करने से संबंधित हो, बूथ पर कब्जा करना, इससे संबंधित कोई भी अपराध हुआ है तो उसका विवरण लिखना है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 22 नंबर है मित्रों, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई। यदि इनमें से कोई कारण रहा है तो आपको बताना है। जैसे कि बलवा कर लिया हो, खुली हिंसा हुई हो, प्राकृतिक कोई आपदा आ गई हो, बूथ पर कब्जा कर लिया हो, वोटिंग मशीन का विफल हो जाना हो, या अन्य कोई बड़ा कारण यदि है तो आपको इनमें से जो भी कारण है आप बता सकते हैं, नहीं है तो आप नील करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कृपया उपर्युक्त के बारे में पूर्ण विवरण आपको देना होगा यदि ऐसा हुआ है तो। अब ठीक आगे 23 नंबर में कह रहे हैं, क्या मतदेय स्थल पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हुई। जैसे जो वोटिंग मशीन आपको मिली है उसमें किसी में गड़बड़ी हुई तो आपको बताना है। कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीन करके यदि कोई ऐसी स्थिति बनी है तो बताना है। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, ठीक है, तो बताना है। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके यदि स्थिति बनी है तो बताना है। कृपया पूर्ण विवरण देना है। इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी बात हुई है तो आपको यहाँ पूरा विवरण बताना होगा। आगे है, अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई है, यदि अभ्यर्थियों के द्वारा या जो अभिकर्ता है उनके द्वारा कोई शिकायत की गई है तो आपको बतानी है। यहाँ पर कानून और व्यवस्था को भंग करने से संबंधित मामले आए हैं तो बताने हैं।
मतदेय स्थल पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट कोई आई है तो यहां बतानी है। और 27 नंबर बिंदु है, लास्ट बिंदु है मित्रों, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाने और यथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की गई, यानी कि जो आवश्यक घोषणाएं थी वो आपने की या नहीं की, वो आपको बतानी है। तो लिखना यश, और यहाँ पर स्थान लिख देंगे, तारीख लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरीका से दोस्तों ये आपकी डायरी कंप्लीट हो जाती है। नीचे लिख रहे हैं कि यह डायरी मतदान मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षण की 16 बिंदुओं वाली प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद पत्रों के साथ में रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी है, यानी कि जो आरओ साहब हैं उनको भेजनी है। ये विशेष रूप से देखी जाती है, इसको चेक किया जाता है। तो इस तरीका से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 27 बिंदुओं को एक एक करके समझा दिया है। अब मुझे लगता है कि आप इसको भरने में एक भी गलती नहीं करोगे, आराम से भर लोगे, फटाफट भर लोगे। इसमें जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले भरी जा सकती हैं उनको आप पहले से भर सकते हैं। दिनांक है, स्थान है, साइन वगैरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टोटल कितने वोट यहां पर अलॉट हुए वो आप लिख सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, बूथ का नाम संख्या लिख सकते हैं, तारीख लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी जो कुछ एंट्रीज हैं वो आप पहले से कर सकते हैं जिससे कि आपका समय बच सके। तो मित्रों ये हमारी क्लास कैसी लगी जरूर हमें बताना, और अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा। तो सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।